इस मार्च हिंदी का जो पूरा पेपर है वो आपके लिए मिल चुका है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का जो आपके 21 मार्च को पेपर होने वाला है वो पूरा पेपर मैं आपको इस वीडियो के अंदर उत्तर सहित बताने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया, पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया एग्जाम से पहले, तो हिंदी के पेपर में 21 मार्च को आप 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो आप आराम से कर सकते हैं। तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं और राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके 21 मार्च को आने वाला है। और अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो हिंदी के अंदर आप 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो आराम से कर सकते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो यहां पर देख सकते हैं, सबसे पहले इस पेपर को हम ओपन करते हैं, कितने क्वेश्चंस आपके इस पेपर में हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, और साथ में जो आंसर है वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो आपको आंसर है वो भी अच्छे से तैयार करने हैं। सेक्शन ए दिया गया है, आपको खंड ए दिया गया है और इस खंड में जो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 आपको दिया गया है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। तो ये जितना भी आपके ये पैसेज दिया गया है या आपके जो गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि इस अच्छे से आपको पढ़ना भी है, क्योंकि इस गद्यांश के अंदर जितने भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर है वो आप आराम से बना सकते हैं अगर आपने गद्यांश को अच्छे से पढ़ा है। ओके, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन आपके गद्यांश से है। तो यहां पर क्वेश्चन की हम बात करें तो यहां पर जो पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 1 है आपके कि इस गद्यांश का उचित जो शीर्षक है वो आपको बताना है। यानी इसका उचित शीर्षक क्या होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। ए ऑप्शन में जनमत की उपेक्षा, और ब में आपके साहसी मनुष्य, स में आपके मनुष्य और जिंदगी, और द ऑप्शन है आपके इनमें से कोई नहीं। ओके, उसके बाद में हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न है आपके कि सबसे बड़ी जिंदगी होती है। तो सबसे बड़ी जिंदगी क्या होती है। तो ए ऑप्शन में आपके दरिया दिल्ली की, और ब में आपके साहस की, और स ऑप्शन है आपके इसमें आपको दिया गया है हास्य की, और द में आपके उधार की। यानी सबसे बड़ी जिंदगी होती है, साहस की जिंदगी होती है। तो ब ऑप्शन है वो आपका इसमें करेक्ट होगा। ओके, और उसके बाद में हम बात करें आपके तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन है आपके कि दुनिया की असली ताकत होती है। तो दुनिया की जो असली ताकत है वो क्या कहलाती है। तो ए ऑप्शन में आपके कमजोर व्यक्ति, ब में आपके रुग्ण व्यक्ति, स में आपके स्वस्थ व्यक्ति, और द में आपके साहसी व्यक्ति। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, करेक्ट होगा, वो आपको बताना है। और उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की कि झुंड में नहीं चलता है। तो झुंड में नहीं चलता है, ए ऑप्शन है आपके भेड़, ब में आपके भैंस, स में आपके सी, और द में आपके सियार। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको कमेंट के अंदर भी बताना है। और 5वां क्वेश्चन है यहाँ पर प्यारे बच्चों आपके क्रांति करने वाले लोग होते हैं। यानी क्रांति करने वाले लोग हैं वो उनको क्या कहते हैं। तो ए में आपके वीर, और ब में आपके बलवान, और स में आपके साहसी, और द में आपके योद्धा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 2 आपको दिया गया है। प्रश्न संख्या 2 है आपके कि निम्नलिखित अपठित काव्यांश को, यानी इसमें आपको काव्यांश दिया गया है प्यारे बच्चों, इसमें आपको काव्यांश दिया गया है। और इस काव्यांश को पढ़कर आपको जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर, सारे क्वेश्चन के आंसर है वो आपको बताने हैं। तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं कि चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुत्था जाऊं, चाहे नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। तो ये जो जितना भी आपके यहाँ पर काव्यांश दिया गया है तो इस काव्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक के,
और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 6 आपको दिया गया है कि प्रस्तुत काव्यांश का उचित शीर्षक है। तो इसका उचित जो शीर्षक है, जो टाइटल है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको दिया गया है मातृभूमि प्रेम, ब में वीरता और पुष्प, और स में आपके पुष्प की अभिलाषा, और द ऑप्शन है आपके देशभक्ति की भावना। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि पुष्प की अभिलाषा है। तो पुष्प की अभिलाषा है वो क्या कहलाती है? तो ए ऑप्शन में आपके सुंदरी के बालों में सजना, और ब में सम्राटों के शव पर चढ़ाया जाना, और स ऑप्शन है आपके ईश्वर के ऊपर अर्पित करना, और द ऑप्शन है कि वीरों के रास्ते में सजना। उसके बाद में हम बात करें आपके क्वेश्चन नंबर 8 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है आपके कि इन पंक्तियों में पुष्प की कौन सी भावना व्यक्त होती है। तो यहाँ पर देखिए इनमें पुष्प की जो कौन सी भावना है वो व्यक्त होती है। तो ए ऑप्शन है उसमें सौंदर्य प्रेम, ब में आपके राष्ट्र प्रेम, और स में आपके ईश्वर प्रेम, और द में आपके श्रृंगार प्रेम। ओके, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि चाहे नहीं देवों के सिर पर इठलाऊं में चाहे का अर्थ क्या होगा। तो ए ऑप्शन में इच्छा, ब में आपके अभिलाषा, स में आपके कामना, और द में आपके उपयुक्त सभी। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 10 है आपके कि कौन सा कथन सत्य है। तो ए ऑप्शन में पुष्प श्रृंगार में सजना चाहता है, ब में आपके पुष्प देवों के सिर पर चढ़कर इठलाना चाहता है, स ऑप्शन है कि पुष्प सम्राटों की शव यात्रा में बिखरना चाहता है, और द ऑप्शन है कि वीरों के पद मार्ग में देश की खातिर बिखरना चाहता है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर बात करूं प्रश्न संख्या 11। तो प्रश्न संख्या 11 है आपके कि दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया। तो दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसे दिया गया? ए ऑप्शन में आपके चित्रकार को, ब में आपके नाटककार को, और स में आपके मिस्त्री को, और द में आपके मूर्तिकार को। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा वो आपको बताना है। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 12 की अगर मैं बात करूं, जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग्य किया गया है। तो ए ऑप्शन है आपके रानी एलिजाबेथ पर, और ब में सरकारी तंत्र पर, और स में रानी के दर्जी पर, और द में भारतीयों की मेहमानबाजी पर। ओके, तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जो ऑप्शन आपको सही लगता है, जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो आपको लिखना है। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है आपके, प्रश्न संख्या 2 है आपके कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसमें टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि जो संज्ञा शब्द प्राणियों व वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं। कि जो संज्ञा शब्द प्राणियों और वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वो आपको इस रिक्त स्थान में लिखना है। और दूसरा प्रश्न है आपके कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य परस्पर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें हम कौन सा सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें सर्वनाम का कौन सा टाइप है ऐसा, तो वो आपको इसके अंदर बताना है। और तीसरा प्रश्न है आपके कि जो विशेषण संज्ञा का बोध कराते हैं, यानी जो विशेषण संज्ञा का बोध कराते हैं वह होता है, वो आपको बताना है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि हिंदी क्रियापदों का मूल ही होता है। तो इसमें क्या आएगा वो आपको बताना है। और 5वां प्रश्न है आपके, इसमें 5वां प्रश्न है कि हिंदी के प्रचलित उपसर्गों को मुख्य कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो उसमें संख्या बतानी है आपको। और प्रश्न संख्या 6 है आपके कि वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, यानी उन्हें कौन सा प्रत्यय कहते हैं। तो वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के अनंत में जुड़ते हैं, लास्ट में जुड़ते हैं, उन्हें हम कौन सा प्रत्यय कहते हैं, तो वो आपको बताना है इसमें। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है आपके कि निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर, यानी निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में आपको लिखने हैं। कितने शब्दों में लिखना है प्यारे बच्चों? 20 शब्दों में, यानी 20 वर्ड के अंदर आपको ये वेरी
शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो करने हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके कि विजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, यानी विजेंद्र शब्द का संधि विच्छेद आपको करना है। और दूसरा प्रश्न है आपके कि समास शब्द की परिभाषा लिखिए, इसमें आपको समास शब्द है उसकी परिभाषा लिखनी है, उसकी आपको डेफिनेशन बतानी है। और तीसरा प्रश्न है आपके कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना मुहावरे का अर्थ लिखिए, तो इसमें आपको केवल मुहावरे का अर्थ बताना है। और प्रश्न संख्या 4 है आपके कि चुपड़ी और दो दो, चुपड़ी और दो दो जो लोकोक्ति है उसका आपको अर्थ स्पष्ट करना है, इसका आपको अर्थ लिखना है। और प्रश्न संख्या 5 है आपके कि बाल गोपिन ग्रस्त थे, फिर उन्हें भगत क्यों कहा जाता था, कि जो बाल गोपिन है वो ग्रस्त थे, गृहस्थी वाले थे, उन्हें फिर भगत क्यों कहा जाता था, इसका क्या रीजन था, तो वो आपको बताना है। और छठा प्रश्न है आपके कि पुराणों में स्त्री शिक्षा का उल्लेख क्यों नहीं मिलता है, जो पुराण है उनमें स्त्री शिक्षा का उल्लेख है वो क्यों नहीं मिलता है, तो क्या आंसर आएगा वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 7 है प्यारे बच्चों कि परशुराम जी किस कारण से क्रोधित हुए थे, गुस्सा हुए थे, वो आपको लिखना है। और 8वां प्रश्न है आपके कि बादल किसका प्रतीक है, तो बादल किसका प्रतीक है वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 9 है आपके कि थके पथिक की पंथा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि डुमराव गांव किन कारणों से इतिहास में प्रसिद्ध है, तो डुमराव जो गांव है वो कौन कौन से रीजन है, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण वो इतिहास के अंदर प्रसिद्ध है। और प्रश्न संख्या 11 है आपके कि माता का अंचल पाठ में लेखक की मैया लेखक को किस युक्ति से खाना खिलाती थी, तो ये आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 12 है आपके अयज्ञ जी ने अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर बताया है, तो वो अनुभव और अनुभूति के अंदर जो अंतर बताया था वो अंतर आपको याद करना है। और यहाँ पर मैं बात करूँ आपके खंड ब, तो पेपर के अंदर जो दूसरा पार्ट है आपके सेक्शन बी है, खंड ब है। और खंड ब में प्रश्न संख्या 4 से 16 तक, यानी प्रश्न संख्या 4 से 16 तक के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए जो अधिकतम उत्तर सीमा है वो आपके 45 शब्द है, यानी 45 वर्ड के अंदर आपको इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, कि एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी, लेखक की अनुभूति है वो अपने शब्दों में लिखी। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं, इन पताकाओं का क्या महत्व बताया गया है, साना साना हाथ जोड़ी, पाठ के अकॉर्डिंग आपको बताना है। ओके। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि गोरे सिपाहियों ने टुन्नू को अस्पताल ले जाने की बात क्यों कही थी, कि जो गोरे सिपाही थे उन्होंने टुन्नू को अस्पताल ले जाने की बात क्यों कही थी, तो वो आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि क्रियावाच्य किसे कहते हैं, तो क्रियावाच्य की परिभाषा आपको बतानी है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है आपके कि उदो तुम हो अति बड़भागी, गोपियों ने ऐसा क्यों कहा, वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि कन्यादान कविता का जो संदेश है वो आपको स्पष्ट करना है, कि कन्यादान जो कविता है उसका संदेश आपको जो भाव है वो आपको इसमें लिखना है। और प्रश्न संख्या 10 है आपके कि अवयव को अविकारी क्यों कहा जाता है, जो अवयव है उसको हम अविकारी क्यों कहते हैं, तो वो आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 11 है आपके कि उत्साह कविता में कवि ने बादलों की तुलना किससे की है, तो उत्साह कविता के अंदर जो कवि हैं और कवि ने बादलों की तुलना किससे की है वो आपको लिखनी है। उसके बाद में देखिए मैं बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 12 आप अच्छे से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या दिया गया है कि किन कारणों से, यानी यहाँ पर किन कारणों से लेखिका मन्नू भंडारी के मन में हीन भावना घर कर गई थी,
तो कौन कौन से रीजन थे, कौन कौन से कारण थे जिन कारणों की वजह से लेखिका जो मन्नू भंडारी थी उनके मन में हीन भावना घर कर गई थी। ओके, और प्रश्न संख्या 13 है आपके कि देश प्रेम किस तरह प्रकट होता है, कि देश प्रेम है वो किस तरह प्रकट होता है। नेताजी का चश्मा पाठ के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि देश प्रेम है वो किस तरह प्रकट होता है। नेताजी का जो चश्मा पाठ आपने पढ़ा है बुक में, हिंदी की बुक में, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपको बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 14 है आपके कि प्राचीन काल में भारत में नारी शिक्षा का प्रचलन था। इस संबंध में लेखक द्वारा दिए गए 2 प्रमाण हैं, उनको लिखना है आपको कि प्राचीन काल में भारत में नारी शिक्षा है उसका प्रचलन था। इस संबंध में लेखक के द्वारा जो 2 प्रमाण दिए गए थे वो 2 प्रमाण आपको बताने हैं। और उसके बाद में देखिए बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 15 है आपके तुलसीदास का जीवन परिचय। तुलसीदास का जीवन परिचय और जो कर्तृत्व है वो संक्षेप में लिखना है। और प्रश्न संख्या 16 है आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिखना है और कर्तृत्व है वो संक्षेप में लिखना है। उसके बाद में मैं बात करूं यहां पर खंड 6 की, तो खंड 6 में यहां पर प्रश्न संख्या 17 है आपके कि निम्नलिखित पठित गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें प्यारे बच्चों आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है और अथवा में भी है तो इसमें से एक आपको करनी है। यहाँ पर नाटकों में स्त्रियों का प्राकृत बोलना उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं, तो कंप्लीट आपको पहले पढ़ना है अच्छे से, उसके बाद आपको सहप्रसंग व्याख्या बनानी है। ओके, तभी आपको पूरे मार्क्स से वो आप अचीव कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस गद्यांश का जिसकी आपको सहप्रसंग व्याख्या बनानी है। उसके बाद में मैं बात करूं, उसके बाद में मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी मैं बात करूं तो यहां पर प्रश्न संख्या 18 है आपके कि निम्नलिखित पठित पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता में मौन रहूं, सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो एक तो आपको ये वाला दे रखा है और एक आपके अथवा में है बादल गरजो घेर घेर गौन जो घोर गगन धराधर हो ललित ललित काले घुंघराले बात कल्पना के से पाले। ओके, तो ये कंप्लीट आपको पढ़ना है अच्छे से, आपको इस काव्यांश का इस पद्यांश का आपको सहप्रसंग व्याख्या बनाना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 19 है आपके कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, वो तर्क आपको बताने हैं। और अथवा में प्रश्न है आपके कि उत्साह कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। तो उत्साह जो कविता है उसका आपको केंद्रीय भाव बताना है। और प्रश्न संख्या 20 है आपके कि बाल गोपिन भगत को साधु क्यों कहा गया है। तो बाल गोपिन भगत है उसको साधु क्यों कहा गया है, विस्तार से आपको वर्णन करना है। और अथवा में प्रश्न है आपके कि स्त्री शिक्षा के विरोधी जो कुतर्क है उनका खंडन नामक निबंध है उसका संदेश आपको स्पष्ट करना है। ओके, उसके बाद में देखिए जो आपके क्वेश्चंस हैं यहां पर सेक्शन डी यानी खंड द, और खंड द में आपके प्रश्न संख्या 21 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 से 350 शब्दों में निबंध लिखिए। तो निबंध है वो आपको कितने शब्दों में लिखना है, 300 से 350 शब्द में लिखना है। तो इसमें पहला निबंध आपको दिया गया है पर्यावरण प्रदूषण विकट समस्या। जो निबंध आपको अच्छे से लिखना आ रहा है, जिसके बारे में आप काफी परिचित हैं, जिसको आप अच्छे से बना सकते हैं, उसको आपको करना है। और दूसरा है आपके आतंकवाद विश्वव्यापी समस्या, तीसरा है आपके कंप्यूटर शिक्षा का महत्व है, और 4 नंबर है आपके मोबाइल फोन का दुरुपयोग। ओके, उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 22 है आपके समय को राजकीय माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ का छात्र किशोर मानते हुए अपने प्रधानाचार्यों को प्रार्थना पत्र लिखिए। इसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना है जिसमें प्रयोगशाला कक्ष के अभाव की पूर्ति के लिए निवेदन किया गया हो। और अथवा में क्वेश्चन है आपके कि समय को जयपुर निवासी मानवेंद्र मानकर अहमदाबाद निवासी अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। इसमें प्यारे बच्चों आपको पत्र लिखना है जिसमें अपनी परीक्षा की तैयारी और अध्ययन आदि का उल्लेख किया गया है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है आपके कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू रोग के नियंत्रण हेतु चेतावनी संबंधी एक विज्ञापन लिखिए। और अथवा में प्रश्न है आपके पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए।
तो अगर आपने इस पेपर को एग्जाम से पहले अच्छे से आपने तैयार कर लिया तो हिंदी के पेपर में 21 मार्च को आप 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो करके आओगे। हिंदी में 80 में से 80 नंबर फोड़ कर आओगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है और बार बार इस पेपर को आपको बार बार प्रैक्टिस करना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार कक्षा 10th से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो।